हेलो दोस्तों। तो आज अपने इकोनॉमी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर खत्म कर लिया था। हमारा सेकंड चैप्टर है नेशनल इनकम एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट, जो टर्म नेशनल इनकम है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो जो हमारा टर्म नेशनल इनकम है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है मार्केट प्राइस पे माइनस डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़। पहले तो मैं आपको इनके कीवर्ड समझा देती हूँ। जो हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है वो जो भी हमारे क्या बोलते हैं विद इन टेरिटरी जो है हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और उसका मार्केट प्राइस कितना है, फैक्टर कॉस्ट नहीं, मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट में उसका प्राइस कितना है माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे हम लोग कोई मशीन ली तो उस मशीन को हमने कुछ टाइम सपोज करो 10 साल तक वो चली, उसके बाद तो ख़राब हो जाएगी। तो हर साल कुछ ना कुछ 10 साल बाद हमें उस मशीन को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हर साल कुछ ना कुछ वियर एंड टीयर होगा। तो जो लॉस होता है ड्यू टू वियर एंड टीयर उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस जो भी हमारे फैक्टर कॉस्ट होता है, कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो फैक्टर कॉस्ट लगते हैं, फिर वो कहीं सेल के लिए होल सेल से जाता है कंज्यूमर के पास, कंज्यूमर से क्या बोलते हैं फाइनल कंज्यूमर के पास पहुँचता है, तो उस टाइम पर कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं। तो जो भी डेप्रिसिएशन है इनडायरेक्ट टैक्स हम उसको माइनस करते हैं और गवर्नमेंट जो इंसेंटिव देती है उनको सब्सिडीज़ देती है उसको हम प्लस करते हैं। तो हमारा आता है नेशनल इनकम। तो एक बार दोबारा हम समझ लेते हैं, नेशनल इनकम क्या होता है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़। अब यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे फॉर्मूला दिए, इसको एक बार हम देख लेते हैं। और यहाँ बोले कि टर्म नेशनल इनकम में वो रिप्रेजेंट करता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज़, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब अगर जो यानी कि जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है फैक्टर कॉस्ट पे, उसी को हम क्या बोलते हैं नेशनल इनकम। क्योंकि अब यहाँ पर इन्होंने दिया है कि अगर हमें नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना हो मार्केट प्राइस पे, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है अगर उसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। और नेट नेशनल प्रोडक्ट में से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करके सब्सिडीज़ को प्लस करते हैं तो क्या हमें मिलता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट नेशनल इनकम भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि आप इन्होंने दिया है ना कि जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होता है। और अगर हम नेट नेशनल प्रोडक्ट में से नेट प्रोडक्ट टैक्सेस और नेट प्रोडक्शन टैक्सेस को माइनस कर देते हैं और जीएनपी जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उससे डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज़ को, तो भी हमें क्या मिलेगा नेशनल इनकम। तो सिंपल फॉर्म में हम इतना याद करते हैं कि हमारा जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है उसमें से अगर हम डेप्रिसिएशन को, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, हमारा क्या हो जाएगा नेशनल इनकम। फिर ये फॉर्मूला दिया, इसको थोड़ा सा आप लोग विजुलाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर नेट डायरेक्ट टैक्सेस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालें तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडी माइनस कर देंगे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, जीएनपी में आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी होता है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एमपी हमारा मार्केट प्राइस होता है, एफसी हमारा फैक्टर कॉस्ट, डी डेप्रिसिएशन होता है, एनएफआई हमारा नेट फैक्टर इनकम होता है फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल इनकम क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा तो मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन प्लस सब्सिडीज़, और वरना हम डायरेक्ट कह सकते हैं नेशनल इनकम हमारा क्या होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट हमसे पूछा है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज़, वो क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, वो हमारा क्या बन जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड इज इक्वल टू, जो नेशनल इनकम होता है किसी भी कंट्री के गिवन पीरियड के लिए किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, जो भी हमारा गुड्स एंड सर्विसेज फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसकी जो मनी वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम रिफर्स टू टोटल मॉनेटरी वैल्यू फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इन a specific time period. In other words, national income of a country is defined as sum of total factor income assuring to the normal resident of that country from the production activity performed by them both within outside national boundaries in a year. In India, computation of national income is the responsibility of National Statistical Office, Government of India.
नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछ रहा है कि इन एन ओपन इकोनॉमी द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री इज। अगर किसी ओपन इकोनॉमी की बात करें तो उसमें नेशनल इनकम होती है कंट्री की, वो क्या होती है। इसका फॉर्मूला होता है C+I+G+NX। NX क्या होता है हमारा X-M। बाकी मैं एक बार बता देती हूँ उसको पढ़ के। C कंजम्पशन, I हमारा होता है C कंजम्पशन के लिए होता है, I इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, G हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, X हमारा टोटल एक्सपोर्ट और हमारा होता है टोटल इम्पोर्ट। तो इसका जो आंसर होगा वो है C+I+G+X-M। इसका ही बस X-M को NX भी बोल देते हैं, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो X हमारा टोटल एक्सपोर्ट और हमारा टोटल इम्पोर्ट। तो भाई सेम फॉर्मूला है Y=C+I+G+X-M। X हमारा क्या है, डिफरेंस इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, इसे हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड टू कैलकुलेट द GDP। GDP कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। यहाँ पर ऑप्शन दिया है प्रोडक्शन मेथड, डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा बी, डिमिनिशिंग कॉस्ट मेथड। ये कोई मेथड नहीं, GDP निकालने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आर वैल्यू ऑफ मेजर्स ऑफ नेशनल प्रोडक्शन, वैल्यू ऑफ नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, वैल्यू मेजर्स ऑफ एक्सपोर्ट और बोथ आर डिफरेंट। इसका हमें आंसर नहीं दिया है, इसका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ नेशनल प्रोडक्ट इज मेजर्ड बाय नेट नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर कभी भी किसी नेशनल प्रोडक्शन की हमें मॉनेटरी वैल्यू निकालनी है तो उसे हम नेट नेशनल प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। दोनों एंड बोथ दीज आर डिफरेंट, लेकिन दोनों डिफरेंट हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है टोटल मॉनेटरी वैल्यू सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्रोड्यूस हुआ है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, चाहे वो इनसाइड हो या आउटसाइड ऑफ द कंट्री हो। जबकि GNP रिफर करता है सभी इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस बाय नेशन नॉर्मल रेजिडेंट वेदर दे आर लोकेटेड विद नेशनल बाउंड्री और अब्रॉड व्हेन डेप्रिसिएशन इज सब्ट्रैक्टेड। लेकिन जैसे हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं GNP से तो हमें मिलता है NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस वजह से क्या बोलते हैं दोनों ही हमारी मॉनेटरी वैल्यू है, बट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट टोटल वैल्यू होती है और उससे हम डेप्रिसिएशन को लेस कर देते तो हमें क्या मिल जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस ईयर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है बेस ईयर हमें पता नहीं होता है। बेस ईयर होता क्या है, नेशनल इनकम अकाउंटिंग मीन्स द ईयर हुज इनकम। तो पहले इसको अपनी लैंग्वेज सुनाते हैं। बेस ईयर हम हमेशा ऐसे ईयर को लेते हैं जिस टाइम पे हमारी इकोनॉमी जो है एक स्टैग्नेंट फॉर्म में चलती है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ें रिसेशन ना आया हो या कोई बहुत बड़ी कोई ट्रेजेडी ना आई हो, जहाँ पर हमारा सब कुछ नॉर्मल वे में रहा हो, उस ईयर को मानते हैं बेस ईयर। यहाँ पर द ईयर हुज इनकम इज बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट नॉमिनल GDP, द ईयर हुज प्राइसेस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट नॉमिनल GDP, द ईयर हुज प्राइसेस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट रियल GDP, द ईयर हुज इनकम इज बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट रियल GDP। तो वो ईयर जिसके प्राइसेस को हम यूज़ करते हैं कैलकुलेट करने के लिए रियल GDP। बेस ईयर इन द नेशनल इनकम अकाउंटिंग मीन्स द ईयर हुज प्राइसेस आर बीइंग यूज्ड एज अ रेफरेंस प्राइस टू कैलकुलेट रियल GDP और रियल नेशनल इनकम। एट प्रेजेंट द बेस ईयर फॉर नेशनल इनकम अकाउंटिंग 2011-12। फॉर एग्जाम्पल इफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ईयर 2021-22 आर वैल्यूड एट द प्राइस ऑफ बेस ईयर, इट विल बी कॉल्ड नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वन ऑफ द प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, लो लेवल ऑफ सेविंग्स, नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर। इसका आंसर होगा डी, नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर। क्योंकि जो नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं उनके हमारे पास डाटा नहीं होता है, तो जब उनके हमारे पास डेटा नहीं होते हैं, एग्जैक्ट हमें पता नहीं होता, तो इस वजह से प्रॉब्लम आती है नेशनल इनकम को, एग्जैक्ट नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं अकाउंट करने में। नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर इज द मेन प्रॉब्लम इन कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इन इंडिया। Quite often, the unorganized sector, small scale unit, agriculture sector do not keep proper record relating to workers and other factors of production for various reasons. Other main problem in calculating national income in India include inadequate and unreliable data, problem of double counting, non-monetized sector, black money transactions, illegal income, problem of transfer payment, old age pension, scholarship, etc., problem of definition of national income, etc. नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजन स्टेटमेंट फर्स्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस डेप्रिसिएशन। स्टेटमेंट 2 कह रहा है पर कैपिटा इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द नेशन। स्टेटमेंट थर्ड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द बेटर मैट्रिक्स देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर कंपेयरिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका आंसर होगा डी, नन ऑफ द ऑप्शन इज ट्रू। पहला क्वेश्चन तो हमारा वैसे ही गलत है। जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। पर कैपिटा इनकम हम GDP अपॉन टोटल पॉपुलेशन निकालते हैं और सबसे एग्जैक्ट तरीका जो होता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ही होता है।
तो हमारा यहाँ पर है अगला, तो इसमें हमारा आंसर है जस्ट, हाँ, तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन सॉल्यूशन। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एन एनुअल मेजर ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ अ नेशन दिस दैट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारे कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इसलिए गलत हो गया। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट वाइल स्टेटमेंट टू इज ऑल्सो नॉट ट्रू। पर कैपिटा इनकम इज द एवरेज इनकम अर्नड पर पर्सन ऑफ अ नेशनल जोग्राफिकल रीजन इन स्पेसिफिक ईयर। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम net national product from the total population of the nation. Only statement third is correct. Net domestic product is the best metric than gross domestic product for comparing the economies. Just a minute. फिर ये आंसर इन्होंने डी देना होता, ऑप्शन इज ट्रू। इसमें हमारा आंसर आएगा, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, अच्छा ओके स्टेटमेंट थर्ड हमारा सही होगा। जो हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो बेटर मैट्रिक है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फॉर कंपेयरिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड सिंस फॉर्मर ऑल्सो रिवील्स अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट स्पेंट ऑन इम्प्रूविंग द ऑब्सोलीट इक्विपमेंट टू मेंटेन प्रोडक्शन लेवल एंड इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन अलोन कैन पुश अप GDP लेवल बट इट डज नॉट इंडिकेट इम्प्रूवमेंट इन दैट कंट्री सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कि इफ़ ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम बोथ प्राइसेस एंड मॉनेटरी इनकम हैव बीन डबल्ड द रियल इनकम विल बी। अगर हमारी मॉनेटरी इनकम और प्राइसेस दोनों डबल हो जाए तो हमारी रियल इनकम क्या होगी? रियल इनकम हमारी अनचेंज होगी। इन अ गिवन टाइम इफ बोथ प्राइसेस एज वेल एज मॉनेटरी इनकम गेट ट्वाइस देयर इज नो चेंज इन रियल इनकम बिकॉज इंक्रीज प्राइसेस विल बी बैलेंस्ड बाय इंक्रीज इनकम and vice versa. It will not have any effect on the real income. Theoretically, if economic growth is conceptualized, which one of the following is not usually taken into consideration? Growth in GDP, growth in financial aid from World Bank, growth in gross national product, growth in per capita gross national product. इसका आंसर होगा growth in financial aid from World Bank. Growth in gross domestic product, gross national product and per capita gross national product are considered economic development. Growth in World Bank financial aid is not included in this. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अमृत्य सेन एडवाइसेस रिगार्डिंग प्रायोरिटीज इन इंडियन इकोनॉमी। इट शुड बी कम्युनिटी ओरिएंटेड, इट शुड बी पीपल ओरिएंटेड, इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू द पोअरेस्ट ऑफ द पुअर, सेफ गार्ड अगेंस्ट इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद वर्ल्ड इकोनॉमी। इसका आंसर होगा बी 2, 3, 4। कम्युनिटी ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए, इकोनॉमी होनी चाहिए हमारी पीपल और, क्योंकि वेलफेयर की बात करते थे ना, तो हमारी जो पीपली ओरिएंटेड होनी चाहिए, पोरेस्ट ऑफ द पुअर को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और सेफ गार्ड होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ दिस विद वर्ल्ड इकोनॉमी। अमृत्य सेन एसोसिएटेड विद वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अकॉर्डिंग टू हिम द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। ड्यू टू दिस परसेप्शन अमृत्य सेन हैज सजेस्टेड दैट स्टेटमेंट 2, 3, 4 mention the question of the economy. The view that planning in India should in future pay more attention to the people than to communities was given by, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है अमृत्य सेन, इंडियन इकोनॉमिक्स प्रोफेसर अमृत्य सेन who was awarded the 1998 Nobel Prize in Economic Sciences had given the view that planning in India should in future pay more attention to the people than to commodities. नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रिफर्स टू द ग्रोथ रेट। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो क्या रिफर करती है? पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, पॉपुलेशन और लिटरेसी। जिसका आंसर होगा नेशनल इनकम। जो टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ था वो यूज़ किया गया था पहली बार प्रोफेसर राजकृष्णा के द्वारा 1981 में, वाइल कीपिंग द अमेरिकन इकोनॉमिक एसोसिएशन। अकॉर्डिंग टू हिम द हिंदू ट्रेडिशन विच इज़ नॉट फेवरेबल टू डेवलपमेंट और विच डू नॉट प्रमोट डेवलपमेंट इन द मेजर कॉज ऑफ द स्लो ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम GDP in India, which stagnated around 3.5% from 1950 to 1980s. Hence, it is clear that Hindu rate of growth mentioned Professor Raj Krishna is related to national income or GDP. नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू ग्रोथ रेट जो है वो किससे रिलेटेड है? तो भी हमने पढ़ा था, तो किससे रिलेटेड है? वो GDP से और नेशनल इनकम से। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमेशा किसके साथ कपल होती है? ये हमेशा कहा गया कि अगर कोई भी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो इन्फ्लेशन ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हमेशा इन्फ्लेशन से कपल होता है, तो उसका आंसर होगा इन्फ्लेशन। जनरली अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड ऑफ गुड्स विद इंक्रीज इन इनकम, दैट्स व्हाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज यूजुअली accompanied by inflation. The proportion of labor in GNP gross national product become low due to the following reason. Prices lag behind wages, profit lag behind prices, prices lag behind profit, wages lag behind
प्राइसेस। इसका आंसर आएगा वेजेस लैग बिहाइंड प्राइसेस। जो लोअर शेयर होगा अगर लेबर का जीएनपी में, तो वो क्या होगा, वेजेस कम होंगे, प्राइसेस वेजेस एज कम्पेयर टू प्राइसेस। प्राइस राइज इन एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यू टू विच इफ देयर इज एन इंक्रीज इन वेजेस देन ऑल्सो रिजल्टिंग प्रॉफिट विल बी लो। हमें मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनवायरनमेंट, हेल्थ और कंस्ट्रक्टिव चेंजेस। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब होगा, जब हम कुछ कंस्ट्रक्टिव चेंजेस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी, जब हमारी जीडीपी इंक्रीज करेगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब होगा, जब हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होगा। क्वालिटी लाइफ कब अच्छी होगी, जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20. With the reference to Indian economy, consider the following statement. The gross domestic product has increased by 4 times in the last 10 years. जो GDP हमारा वो बढ़ा है लास्ट 4 टाइम लास्ट 10 ईयर में। नेक्स्ट कह रहा है हमसे द परसेंटेज शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर इन जीडीपी हैज़ डिक्लाइंड लास्ट 10 ईयर्स। तो ऑप्शन 2 सही है, पर ऑप्शन 1 नहीं सही है। बट हाँ, पब्लिक सेक्टर का धीरे धीरे हमारे यहाँ परसेंटेज शेयर जो है वो कम होता जा रहा है। स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज लास्ट डिकेड द जीडीपी ऑफ इंडिया हैज़ नॉट इंक्रीज 4 टाइम। ऑन द अदर साइड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बिकॉज लास्ट डिकेड शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर जीडीपी हैज़ डिक्रीज वेयर दैट प्राइवेट सेक्टर हैज़ इंक्रीज्ड। द ऑप्शन ए बी इज़ करेक्ट। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग। कुछ टर्म दी हैं, उनके डिस्क्रिप्शन दिए हैं, मेल्ट डाउन, रिसेशन और स्लो डाउन। अब जैसे मेल्ट डाउन उन्होंने बोला है फॉल इन स्टॉक प्राइसेस, तो ये बात तो सही है। रिसेशन कब होता है, जब फॉल इन जीडीपी होता है, यहाँ पे अपोजिट दे दिया। और स्लो डाउन कब होता है, जब ग्रोथ रेट कम हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन 2 और 3 गलत है, ऑप्शन 1 सही है। मेल्ट डाउन रिफर्स टू एन इवेंट लाइक स्टीप फॉल इन स्टॉक मार्केट एंड मॉर्टगेजेस वेयर रिसेशन सिचुएशन मैसिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड स्लो डाउन रिफर्स टू डिक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है given below are two statements. Assertion: the Indian economic policy is increasingly being criticized by insiders as well as outsiders. The criticism is largely based on ideological differences. तो इसमें दोनों चीज़ें सही है। इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, इनसाइडर्स और आउटसाइडर्स भी कर रहे हैं। और रीज़न क्या है कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है। कुछ लोग कहते हैं सोशलिज्म होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि कैपिटलिज्म होना चाहिए। हम मिक्स्ड इकोनॉमी यूज़ करते हैं। बाकी क्रिटिसिज्म एक बार पढ़ लेते हैं। The criticism of new economic policies adopted by India in year 1991, which is based on liberalization, privatization and globalization, is continued till now. The developed economies of world are criticizing on the ground that new economic policy was not adopted at right time, whereas within country it is criticized on the ground that it is adopting capitalism and deviating from path of socialism mentioned in the constitution. मैंने आप लोगों को बताया था अभी। These criticism are largely based on ideological differences. अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट वाज द मेन स्ट्रेटजी ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड 1991। तो वहाँ पर तीनों चीज़ें थी हमारे पास। हम एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे 1991 को। क्या कहते हैं 1992 के क्राइसिस के बाद क्या आया था हमारे पे एलपीजी रिफॉर्म्स। तो वहाँ पे हमने क्या कहा था, हमें अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना है, प्राइवेटाइज करना है और हमें एक्सपोर्ट पर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उससे पहले हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी। हम ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते थे और इम्पोर्ट भी हम सिर्फ क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों को ही करते थे, एसेंशियल गुड्स, जैसे कि हमारा क्रूड ऑयल वगैरह हो गया। बट उसके बाद हमने क्या कहा, एलपीजी रिफॉर्म्स लाने के बाद हमने क्या करी, हम एक ओपन इकोनॉमी हो गए, हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लगे। तो क्या था यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विद substantial changes in industrial licensing policy, the convertibility of Indian rupee, doing away with procedural formalities for foreign direct investment, significant reduction in taxes। तो इसमें आएगा ऑप्शन ए। जो सबका एक बहुत जो हमारी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसीज थी ना, उसमें हमने बहुत सारे चेंजेस करे। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विद सब्सटेंशियल चेंजेस इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। इकोनॉमिक लिबरेशन वॉज इंट्रोड्यूस in India 24 July 1991 by N. Narasimha Rao government after its formation on June 1991. New industrial policy was declared 24 July 1991. In this policy, all industries except 18 permanent industries were made free from license. बाकी सबको फ्री कर दिया, सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज थी उसको ही लाइसेंस के तौर पर रखा गया। मतलब जैसे लाइसेंस राजनीति खत्म होना शुरू हो गया। विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट एज टू कंपोनेंट ऑफ न्यू economic policies adopted in India. Stabilization is gradual multi-step process while structural adjustment is quick adaptation process. नेक्स्ट का है हमसे कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट इज ग्रेजुअल मल्टी स्टेप प्रोसेस वाइल स्टेबलाइजेशन इज अ क्विक एडेप्शन प्रोसेस। स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट आर वेरी सिमिलर एंड कॉम्प्लीमेंट्री पॉलिसीज. इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट वन फ्रॉम अदर. स्टेबलाइजेशन मेनली डील्स विद सेट ऑफ पॉलिसीज which are to be implemented by central government while structural adjustment is to
बी सेट इन मोशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास बी। जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट होता है ना वो बहुत ही ग्रेजुअल धीरे धीरे होता है और मल्टी स्टेप कई स्टेप में होता है प्रोसेस, जबकि जो स्टेबलाइजेशन है ना वो क्या होता है क्विक एडेप्शन, तुरंत हम एडेप्ट कर लेते हैं, वो प्रोसेस होता है। बाकी इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं। New economic policy adopted by India has two executive sides: stabilization and structural adjustment. Stabilization related to management of demand side of economy, which include inflation को कंट्रोल करना है हमें। तो वो क्या थे, क्विक थे कि जैसे कि हमारे इन्फ्लेशन बढ़ा तो हमने क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या करे, प्राइसेस को बढ़ा दिया, ठीक है। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, फिजिकल मैनेजमेंट करना है और बैलेंस ऑफ पेमेंट को देखना है। जबकि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट में हम क्या करते हैं, कैसे सप्लाई साइड की इकोनॉमी को ठीक करें, विच इंक्लूड रिफॉर्म करना है हमें ट्रेड में, कैपिटल फ्लो, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस रिफॉर्म, ये सब चीज़ें करनी है। तो ऑल द स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री हैं क्योंकि एक हमारा डिमांड साइड है और एक सप्लाई साइड है। बट जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट है ना वो सप्लाई साइड है, उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है स्टेबलाइजेशन के कंपेयर में, जबकि स्टेबलाइजेशन जो है वो किसी भी इकोनॉमी का एसेंशियल और शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है, जो कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट कंपोनेंट लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ कॉल्ड द पायनियर ऑफ लिबरेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, जो इस टाइम पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। लिबरेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी स्टार्टेड इन द ईयर 1991। एट टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड पायनियर लिबरेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और वन ऑफ द रीजन ऑफ इंडियाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रिमेनिंग मोर और लेस सेम ओवर द ईयर। क्या रीज़न है कि जो इंडिया का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है ना वो मोर और लेस लगभग सेम ही है। इन्वेस्टमेंट पैटर्न हैज़ बीन डायरेक्टेड टुवर्ड्स कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। Productive in agriculture has been high enough to induce people to stay with agriculture. Ceiling on land holding have enabled more people to own land and hence their preferences to stay with agriculture. People are largely unaware of the significance of transition from agriculture to industry for economic development. इसका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है ना वो चेंज हुआ ही नहीं है, मतलब चेंज हुआ है बस थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। शुरू में जो हम केवल सेकंड 5 ईयर प्लान में हम लेकर आए थे कि हम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, वो पैटर्न हमारा आज भी चला आ रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन आंसर देख लेते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंट्री इज डिफाइंड बाय सेगमेंट ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन दैट इज engaged in economic ventures and various professions. In India, after independence, in spite of multi-time increase in GDP and in spite of huge changes in share of primary, secondary and tertiary sector in GDP, the occupational structure is still more or less remain the same as it was earlier. The main reason behind that is investment pattern has been directed towards capital intensive industries. It has been one of the chief criticism of planning in India, which emphasize the capital intensive industries in place of promoting the labor intensive industries. The effort of planners with regard to development of industries turned beneficial towards a large scale capital sector, while the small scale and cottage industries failed to respond development. The large scale industries are intensively capital oriented and their development failed to procure employment to the workforce. मतलब मेजली क्या था कि जो इंडिया है, जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो कैपिटल इंटेंसिव है क्योंकि वहाँ पर लेबर जो सरप्लस में नहीं है। बट हमारे इंडिया में क्या था कि हमारे यहाँ लेबर सरप्लस थी, ठीक है। तो हमें फोकस करना चाहिए था लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज से, बट फिर भी हमने किसे फोकस किया, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ पे। इस वजह से जो हमारी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ ना वो इतने अच्छे से काम नहीं कर पाई और जो हमारे लेबर थे वो बहुत से लेबर आज भी हमारे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है कि इंडिया ने हमेशा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज से फोकस किया, ना कि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ पर। तो बस इसको हम आज यहीं पर रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से हम लोग कल करेंगे। तो अगर आप लोगों को सजेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।